दोस्तों आज हम बात करेंगे 2010 से 2020 तक के उस दौर की जिसमें हमारे देश ने कई सारे बदलावों को देखा है। देश को जहां एक और कांग्रेस की गुलामी से मुक्ति मिली, वहीं कांग्रेस और वामपंथियों का असली जहरीला चेहरा सबके सामने खुलकर आया। तो आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में कांग्रेस के सारे कारनामों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए। दोस्तों 2010 के आते आते हमारा देश कांग्रेस की गुलामी से पूरी तरह परेशान हो चुका था। अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और विदेश नीति को मिलाकर मनमोहन सिंह की सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो चुकी थी। एक तरफ जहां पाकिस्तान कश्मीर को लेकर आंखें दिखा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर देश के अंदर कई राज्य जिहादियों का खुला ठिकाना बन चुके थे। दर्द से कहराते देशवासियों को अब एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत थी जो हिंदुओं का मान और देश का सम्मान फिर से लौटाने की ताकत रखता हो। पूरा देश जानता था कि ये सारी खूबियां सिर्फ एक ही इंसान में थी। वो इंसान थे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जी हाँ दोस्तों, 2014 के आम चुनाव में एक तरफ कांग्रेस की हर मोर्चे पर मात खाई सरकार थी, तो वहीं दूसरी ओर गुजरात विकास का मॉडल और प्रखर देशभक्त की छवि वाले नरेंद्र मोदी थे। कहा जाता है कि इस चुनाव में भाजपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने देशभक्ति की भावना और नरेंद्र मोदी के दमदार चेहरे के दम पर चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत से सरकार भी बनाई। दरअसल साल 2014 के एक ऐसे साल जिसमें कांग्रेस का प्रदर्शन चुनाव में सबसे खराब रहा। इस लोकसभा चुनाव में उसे 543 से केवल 44 सीटें नसीब हुई। इसके पहले 1999 में हुए चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। बात करें 2014 की, तो हर बार की तरह इस बार भी चुनाव में कांग्रेस ने जनता को बहलाने फुसलाने के लिए कई तरीके आजमाए, भरचक प्रचार किया और उसको जीत नसीब नहीं हुई। जनता ने उसे सीधे सिरे से नकार दिया। नरेंद्र मोदी की भगवा आंधी में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शीला दीक्षित, महबूबा मुफ्ती, शत्रुघ्न सिन्हा, शरद यादव जैसे बड़े बड़े नेता जड़ से उखड़ गए और 70 साल के इतिहास में कांग्रेस को सबसे तगड़ी हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने हिंदू आतंकवाद, हिंदू पाकिस्तान, राम मंदिर मुद्दा और आरएसएस को लेकर जमकर जहर उगलना, जिसका जवाब जनता ने उन्हें अपने वोटों से दिया। इसके अलावा कांग्रेस ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, जिन्हें ढंग से हिंदी भी बोलनी नहीं आती थी। फिर कांग्रेस के सारे मूर्खतापूर्ण निर्णय और भाजपा के धुआंधार चुनाव प्रचार के दम पर नरेंद्र मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के सामने कई सारी चुनौतियां खड़ी थीं। एक तरफ भारत का आंतरिक सुरक्षा ढांचा पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, तो दूसरी ओर विदेशी संबंध भी पूरी तरह चौपट हो चुके थे। कांग्रेस और वामपंथियों की गठजोड़ ने देश को इतनी गहरी खाइयों में धकेल दिया था जहां से उसका निकलना असंभव सा प्रतीत होता था। लेकिन गुजरात के इसी साल ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारते हुए दमदारी से अपने शासन की शुरुआत की और कुछ ही समय में देश की पूरी तस्वीर बदल के रख दी। नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले नोटबंदी का फैसला लिया, जिसने आतंकवाद और काले धन का करारा वार किया। कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों ने भाजपा के पक्ष में बहुत ज्यादा दुष्प्रचार किया, लेकिन तब तक जनता नोटबंदी को पूरी तरह स्वीकार कर चुकी थी। नरेंद्र मोदी के प्रखर देशभक्त कामकाजों से वामपंथी, कांग्रेसी और जिहादी ताकतें बहुत ज्यादा बौखला गई थीं। पाकिस्तान से लेकर सारी विदेशी शक्तियों में भी खलबली मची हुई थी और इसीलिए उन्होंने देश के अंदर ही युद्ध जैसा माहौल बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वामपंथी छात्रों के एक समूह ने देश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ऐसे नारे लगाए गए। भारत के खिलाफ हुई इस नारेबाजी से देश सन्न रह गया और मोदी सरकार ने एक्शन लेते हुए तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करवाया। ये वो समय था जब देश जिहादी ताकतों के खुले रूप में बाहर आता हुआ देख रहा था।
सारी देश विरोधी ताकतें जेएनयू विद्यार्थियों के समर्थन में उतर चुकी थी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी गद्दारों का साथ देने के लिए उनके साथ खड़े हो चुके थे। इस विवाद के बाद पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में उड़ी में सेना के बेस कैंप पर हमला कर दिया, जिसमें हमारे 19 जांबाज सिपाही मारे गए थे। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकवादियों पर हमला करने के लिए क्रॉस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। भारतीय सेना द्वारा की गई इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कांग्रेस में बैठे दलालों ने सेना से सबूत मांगना चालू कर दिया और मोदी सरकार की नीतियों पर जमकर सवाल उठने लगे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह जिहादियों के समर्थन में आ गई और मोदी सरकार के साथ साथ वंदे मातरम और भारत माता के जय पर सवाल उठने लगे। इन सारी चुनौतियों से निपटते हुए मोदी सरकार ने अपना पहला कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया, लेकिन 2019 में ही पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पुलवामा हमला कर दिया। पुलवामा हमला भारतीय सैनिकों की बस पर किया गया था, जिसमें हमारी सेना के 40 जवान मारे गए थे, जिसके बाद मोदी सरकार ने फिर पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी और उसे एक करारा सबक सिखाया। दोस्तों, देश के बाहरी दुश्मन तो इस कार्रवाई से खामोश हो गए, लेकिन कांग्रेस के नेता फिर से एयर स्ट्राइक के राग अलापने लगे। कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया था कि एयर स्ट्राइक के सबूत चाहिए, हम तभी मानेंगे कि एयर स्ट्राइक हुई है। खैर, इन सब परिस्थितियों से जूझते हुए भाजपा ने शानदार तरीके से 2019 का चुनाव लड़ा और नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। इस दूसरे कार्यकाल में प्रवेश करते ही भाजपा ने अपने उद्देश्यों को पूरा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उसने कश्मीर का कलंक जाने वाली धारा 370 को खत्म किया और उसके बाद 3 तलाक के ऊपर एक पक्का कानून बनाया। जब धारा 370 की बात हुई तो कांग्रेस ने बेशर्मी से विरोध करना शुरू कर दिया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा था कि कश्मीर भारत का अंग है ही नहीं। धारा 370 के हटते ही कांग्रेस के नेता भी पाकिस्तान के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करने लगे और 370 को वापस लागू करने की मांग करने लगे। कांग्रेस और पाकिस्तान की तरह विश्व के और भी कई देश 370 के हटने का विरोध कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार अपने निर्णय पर अटल रही। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों से लंबित पड़े अयोध्या विवाद का फैसला सुनाया और राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनाने का आदेश दिया। लेकिन हर बार की तरह 22 बार भी कांग्रेस ने कई नेता सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्णय का विरोध करने लगे। फिर कांग्रेस सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए को पारित किया, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू और सिखों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान था। लेकिन अपनी आदत और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से मजबूर कांग्रेस इसका भी जमकर विरोध करने लगी। कांग्रेस के अलावा तमाम वामपंथी और जिहादी संगठनों सड़कों पर उतर आए। शाहीन बाग के नाम पर सड़कें जाम की गई। मुसलमानों की भीड़ ने दिल्ली समेत कई शहरों में आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया और इन सब हरकतों में कांग्रेस पार्टी ने इन सब का खुले तौर पर साथ दिया था। सीएए के विरोध को हथियार बनाकर मुसलमानों ने देश की राजधानी दिल्ली में जमकर दंगे भड़काए, जिसमें 50 से ज़्यादा हिंदुओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और कई लोग लापता हो गए। कई हिंदुओं की दुकानें लूटी गईं, बुजुर्गों और बच्चों को जलाकर नाले में फेंक दिया गया। दंगों की भयावहता का अंदाज आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि कई दिनों तक दिल्ली के नालों से हिंदुओं की लाशें निकलती रहीं और कांग्रेस के नेता हिंदुओं की गलती बताकर जिहादियों का समर्थन कर रहे थे। इन सब के बाद भी जब भारत में कोरोना फैला तो भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ा, तब भी कांग्रेस के नेता भाजपा को घेरने के चक्कर में भारत विरोधी बयानबाजी करने लगे। भारत की गुप्त सूचनाएं कांग्रेस के नेताओं ने चीन को सौंप दी और राहुल गांधी ने सेना के शौर्य और वीरता को भी अपमानित किया। इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता
पी चिदम्बरम भी भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े गए। उन पर देश की सर्वोच्च अदालत ने मुकदमा दायर कर दिया था। दरअसल कांग्रेस ने इस दौर में जो किया वो किसी भी लिहाज से कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि देश और हिंदुत्व से गद्दारी करना और उनके खिलाफ जाना तो कांग्रेस के खून पसीने में शामिल है। दिग्विजय सिंह का सीएए का विरोध में भाषण देना इस बात को साफ जाहिर करता है कि कांग्रेस कभी हिंदुओं के साथ था ही नहीं। कांग्रेस के गठन से लेकर आज तक हुई सारी घटनाओं से हम यही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कांग्रेस को कभी भारत या भारतीयता से मतलब था ही नहीं। इससे गठन का उद्देश्य सिर्फ भारत पर राज करके यहाँ के संसाधनों को लूटना ही था और अपनी इस महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उसने हिंदुस्तान को जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी के नाम पर जमकर निचोड़ा तथा भारत भूमि के दमन पर कई सारे कभी न मिटने वाले दाग लगा दिए। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देश में हिंदुओं को न सिर्फ नपुंसक बनाया बल्कि उन्हें अपने धर्म पर शर्म करने के लिए भी मजबूर किया। कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था, शिक्षा नीति जैसे सभी मुद्दों को सिर्फ सत्ता सुख के लिए डिजाइन किया ताकि देश का हिंदू हमेशा उसके पैरों के नीचे दबा रहे और कांग्रेस पार्टी को ही अपना भाग्य विधाता समझता रहे। देश के चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी आज भी अपने मंसूबों को जमकर अंजाम देने में जुटी हुई है, जिसमें देश का सेक्युलर हिंदू उसका भरपूर साथ भी दे रहा है। आज हम हमारे देश में और धर्म को भुलाकर गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस की जुगाड़ में लगे हुए हैं, जिसके लिए हमें चोरी, भ्रष्टाचार और बेईमानी जैसे दुराचारों का भी जमकर उपयोग कर रहे हैं। देश में भाजपा और संघ के कुछ लोग देश को फिर से जग सिरमौर बनाने का सपना लेकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता का एक बड़ा भाग सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगा हुआ है। दरअसल अब तक जो हुआ वो ठीक था, लेकिन आगे भी ऐसा नहीं चल सकता है। तो कांग्रेस जैसी जिहादी पार्टियां फिर से मजबूत हो जाएंगी और हमारा प्यारा देश एक बार फिर गुलामी की जंजीरों में कैद हो जाएगा। तो दोस्तों, कांग्रेस पर आधारित ये सीरीज आज यहीं पर समाप्त होती है। आगे भी हम आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्रलय टीवी।